हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो टॉपिक्स हैं जिनको हम अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपस में कनेक्टेड हैं। तो अभी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिका द्वारा बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर 3 की प्रोडक्शन लाइन को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है, और शाम के वीडियो में हम बात करेंगे एयरबस के A400M की, जिसको लेकर कुछ अपग्रेड्स प्लान किए गए हैं। तो एयरबस का A400M जो है ये इंडियन एयरफोर्स के MTA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं पर C-17 ग्लोबमास्टर की बात करें तो इसकी नीड हमें कई सालों से है, और जो नंबर्स हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं उनसे कम ही हम इनको ऑपरेट करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई थी और हमने डिसीजन मेकिंग में देरी कर दी थी। तो हैवी लिफ्ट कैटेगरी में आज भी एक्स्ट्रा नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो IL-76 प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, अवेलेबिलिटी रेट भी वहाँ पर अफेक्ट हुआ है, और C-17 जो है ये सफिशेंट नहीं है। तो टोटल 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3 हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें से एक एडिशनल हम बाद में ले पाए थे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट इनसे ज़्यादा थी क्योंकि प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई थी। अभी जो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है ये एटलीस्ट 10 से 15 एयरक्राफ्ट की है। बाकी जब से ये सर्विस में इंटर किए गए हैं तब से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंडियन एयरफोर्स के लिए निकलकर सामने आए हैं। स्पेशली जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें जिस तेज़ी से इंडियन मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हुआ था, उसमें सबसे बड़ा हाथ C-17 की फ्लीट का था। तो अपनी कैटेगरी में ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है। ऑलमोस्ट 77 टन का कार्गो ये कैरी कर सकता है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो फ्यूजलाज का वॉल्यूम है ये अलाउ करता है हैवी और डायमेंशन में बड़े व्हीकल्स और कार्गो को पॉइंट A से पॉइंट B ले जाने में। साथ में इसकी जो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी है इसको भी काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। और जब से इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हुई है तब से कई और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनकी कमी महसूस करी है। तो लॉजिस्टिक्स सप्लाई को लेकर ये प्लेटफॉर्म काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम रोड्स को बेहतर बना रहे हैं तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में, पर ऐसा नहीं है। मॉडर्न कॉम्बैट में टाइम की वैल्यू है, और ऐसे प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट की गति को बढ़ाते हैं, और जितना तेज़ी से आप डिप्लॉय कर पाएंगे वो उतना ही आपके फेवर में काम करेगा और एनिमी को सरप्राइज करेगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। बाकी क्योंकि हमारी सेना का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स की रिक्वायरमेंट भी है। भले ही ये रिक्वायरमेंट US मिलिट्री और चाइनीज़ मिलिट्री जितनी ना हो, पर फिर भी काफ़ी है। तो बोइंग का यहाँ पर कहना है कि कम से कम एक कस्टमर के साथ नेगोशिएट किया जा रहा है और C-17 ग्लोबमास्टर 3 के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अमेरिका की साइड से भी C-17 का कोई सक्सेसर नहीं है, तो दोबारा से इसी प्लेटफॉर्म की प्रोडक्शन लाइन के स्टार्ट पर विचार किया जा रहा है। तो ये चीज़ खुद बोइंग ग्लोबल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर द्वारा कही गई। तो ये पेरिस एयर शो के दौरान कहा गया, और यहाँ पर एटलीस्ट एक कंट्री के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की बात कही गई है। पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि ये कंट्री इंडिया हो सकती है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी समय से इन प्लेटफॉर्म को लेकर है। बाकी उनके द्वारा ये भी माना गया कि इनकी प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और शायद बोइंग इसको लेकर सीरियस इसलिए भी हो क्योंकि कई और कंट्रीज़ भी इन प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट पर विचार कर रही हैं। बाकी जापान के इंटरेस्ट को लेकर भी कई बार रिपोर्ट्स आई हैं। इवन जापान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा खुद ही ये डिस्क्लोज कर दिया गया था कि वो C-17 को लेकर इंटरेस्टेड है, और उस टाइम यहाँ तक बात चल रही थी कि US एयरफोर्स अपनी इन्वेंट्री से उठाकर कुछ C-17s जापान को दे सकती हैं, या फिर किसी भी पार्टनर नेशन से ये चीज़ कही जा सकती है कि वो अपने C-17 जापान को ट्रांसफ़र करे। खैर आइडियली US आर्म्ड फोर्सेस खुद नहीं चाहेंगी कि वो अपनी इन्वेंट्री में से कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर ट्रांसफ़र करें। बाकी बीच में रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है इन प्लेटफॉर्म को लेने में। बाकी इंडिया द्वारा तो बड़े नंबर एक्सपेक्ट करे ही जा रहे हैं। US के बाहर इंडिया ही इनका सबसे बड़ा ऑपरेटर है। तो C-17 ग्लोबमास्टर 3 की खास बात यह है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के जो दो क्लोज कॉम्पिटिटर माने जाते हैं वो इसकी कैपेबिलिटी के आसपास भी नहीं है, और पहला रशिया में मैन्युफैक्चर होता है जो कि IL-76 MD-90 है, या फिर IL-476B से कह दिया जाता है। वहीं पर दूसरा चाइना द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसे Y-20 कहते हैं। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं ले सकती, और US के जो एलाइज हैं वो नहीं ले सकते। यूरोप में भी इस कैटेगरी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी जो रशियन और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट भी हैं ये C-17 की कैपेबिलिटी के आसपास भी नहीं है। तो इंडिया के लिए भी ये कह दिया जाता है कि इंडिया को IL-476 या फिर IL-76 MD-90A को कंसीडर कर लेना चाहिए, जहां पर जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया गया है। अब ये 60 टन पेलोड कैरी कर सकते हैं,
जो कि C-17 से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, जहां पर पेलोड कैपेसिटी 76 टन के आसपास पहुंचती है। लेकिन IL-76 के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो कार्गो एरिया है वहाँ वॉल्यूम उतनी नहीं है, तो हर तरीके के व्हीकल्स उसमें नहीं आ सकते। ऑल्दो कॉस्ट में C-17 ग्लोबमास्टर 3 के कंपैरिजन में IL-476 काफ़ी कम आएगा, लेकिन कैपेबिलिटी में भी वो डिफरेंस है। तो C-17 ग्लोबमास्टर 3 के ना होने की वजह से कई कंट्रीज जो हैं ये मीडियम कैटेगरी के कार्गो प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने पर विचार कर रही थी, और कई कंट्रीज द्वारा ये प्रिक्योर भी किए गए। इवन जापान द्वारा खुद बेबी ग्लोबमास्टर या फिर कावासाकी C2 को बनाया गया है, तब भी उनको C-17 ग्लोबमास्टर की नीड महसूस हो रही है। तो ये मीडियम ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म जो है ये अच्छे तो है, पर C-17 ग्लोबमास्टर 3 की कैपेबिलिटी ये आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। ऑल्दो एक अच्छा एफर्ट यूरोप द्वारा किया गया है एयरबस A400M के माध्यम से, जहां पर जो कार्गो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शाम के वीडियो में। पर फिर भी C-17 की कैपेबिलिटी के आसपास वो एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच पाता है, जबकि वहां भी जो कार्गो एरिया है उसका वॉल्यूम अच्छा है, पर 76 टन पेलोड उठाने की कैपेबिलिटी मायने रखती है। C-17 M1 एब्राहम्स टैंक्स को भी उठा सकता है, तो इंडिया में भी टैंक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है। इवन हमारे अर्जुन टैंक का वजन भी ट्रांसपोर्टेशन में एक इशू बताया जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म उन्हें भी कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि IL-76 के साथ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो C-17 एक अलग लीग पर है। बाकी कुछ लोगों के ये भी सवाल है कि हम अपना कार्गो प्लेटफॉर्म खुद ही क्यों नहीं डेवलप करते। तो जब हम सब कुछ बना ही रहे हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे कार्गो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना लेते, जैसा कि चाइना द्वारा भी डेवलप किया गया है, बाकी रशिया बना ही रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े नंबर में नहीं होती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप R&D कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने C-17 ग्लोबमास्टर बनाया तो 200 के ऊपर खुद ही ऑर्डर किए हैं। चाइना द्वारा Y-20 बनाए जा रहे हैं तो वहाँ भी नंबर 100 के आसपास पहुँचेगा। तो हम खाली 20 से 30 प्लेटफॉर्म के लिए R&D जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जो समय वेस्ट होगा वो अलग। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स को इम्पोर्ट करने में ज़्यादा समझदारी होती है। फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ आप ये नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बाकी वो एक फाइटिंग वेपन है, तो आपको वहाँ पर कैपेबिलिटी कस्टमाइज चाहिए। बाकी जो C-17 जैसे प्लेटफॉर्म है ये कार्गो प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें आपको कोई टेक्नोलॉजी डिनाई कर दी जाएगी, या फिर अगर करी जाती है तो वो इनकी कैपेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इन प्लेटफॉर्म का काम है कार्गो को पॉइंट A से पॉइंट B पर ले जाना, ये उसमें अच्छे होने चाहिए। बाकी ये बात सही है कि जो MTA की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, उसमें नंबर्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और वहाँ पर हम खुद काम कर सकते थे। ये कोशिश हमने पहले करी भी थी रशिया के साथ MTA को डेवलप करने की, पर वहाँ पर हम फेल हो गए थे। तो अब जो MTA का प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत ये गोल है कि जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाए। अगेन वहाँ पर इंडिजिनस R&D तो नहीं होगा, पर वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। खैर ये शाम के वीडियो में हम ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे। बाकी C-17 हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और अगर ये प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होती है तो इंडिया लाइन में सबसे आगे होना चाहिए इनके ऑर्डर्स देने के लिए, क्योंकि IL-76 को लेकर हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इनका जल्द रिटायरमेंट और रिप्लेसमेंट दोनों नेसेसरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।